दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक घर से तेज तेज चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। कल मुही, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और तू अभी तक यहाँ आराम फरमा रही है, कहती हुई शीला देवी रूही को झाड़ू से मार रही थी। चाची चाची मुझे माफ कर दो, नहीं चाची प्लीज मुझे माफ कर दो, कहती हुई रूही रोई जा रही थी। तभी रूही की चाची ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन से उठाया और बोली, ले पकड़ ये झाड़ू और जाकर पूरे घर में झाड़ू लगा और फिर नाश्ता बनाना। 2 साल के बाद मेरा बेटा घर वापस आ रहा है, मैं बता दूंगी उसे क्या पसंद है और क्या बनाना है, वही बनाना। अगर कुछ और बनाया तो तुझे 4 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। एक तो अपनी माँ को खा गई और अब अपनी मनहूस शकल लेके यहाँ पड़ी है, जा। रूही अपना हुलिया सुधारते हुए बाहर भागी और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। 21 साल की रूही, गोल चेहरा, भूरी बड़ी बड़ी आंखें, उन पे घनी पलके, गुलाबी पतले होठ, तीखी नाक, लंबे घने पूरे बाल जो उसकी कमर से नीचे तक लटक रहे थे। रूही को जन्म देते समय उसकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उसे उसके पापा ने ही पाला पोसा। लेकिन इस हादसे के बाद रूही पर उसकी दादी ने एक कलंक लगा दिया कि वो अपनी मां को खा गई। लेकिन वो अपने पापा की लाडली थी, जिस कारण उसके पापा के सामने कोई उसे कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन फिर भी रूही की दादी ने उसे स्कूल जाने नहीं दिया, ये कहकर कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। रूही जब 7 साल की थी तब उसकी दादी का भी देहांत हो गया। उसके बाद रूही के पापा ने अपने छोटे भाई की शादी करा दी और 8 साल की उम्र में रूही का स्कूल में एडमिशन करवाया, जिस कारण रूही बाकी बच्चों के मुकाबले क्लास में पीछे रह गई। जहां उसे 5वीं क्लास में होना चाहिए था, वहां वो पहली क्लास में थी। रूही के लिए उसकी चाची का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो रूही से अकेले में घर का सारा काम करवाती और उसे मारती। जब रूही 15 साल की थी तब उसके पापा का ट्रांसफर जयपुर हो गया, जो कि एसआई के तौर पर वहां काम करते थे। तब से रूही की जिंदगी मानो नर्क के समान हो गई। ये सब याद करते करते रूही ने घर का सारा काम खत्म कर लिया और नहाकर तैयार हो गई। सुबह के करीब 9:30 बजे शीला देवी के कानों में घर की डोरबेल बजी। शीला देवी भागकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही सामने एक 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। गोरा रंग, लंबा चेहरा, जिस पर रूही हल्की दाढ़ी जो उसे काफी सुंदर बना रही थी। हे मॉम, कैसी हो आप? वैदिक ने शीला देवी को गले लगाते हुए कहा। वैदिक 2 साल से अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, आज वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। शीला देवी वैदिक को गले लगाते हुए बोली, मेरा बेटा कितना दुबला पतला हो गया है, वहाँ कुछ खाता नहीं था क्या बेटा? आजा आजा मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बनाया है। जैसे ही वैदिक घर के अंदर आया, वैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ी। हल्के पीले सूट में रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैदिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रूही ने कहा, चाची मैं रसोई का काम कर लेती हूँ। ये कहकर रूही रसोई में चली गई। दूसरी तरफ जयपुर के घने जंगलों में बना एक घर, या यूं कहिए कि महल। ऊपर से तो वो महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन उस महल का बेसमेंट किसी नर्क से कम नहीं था, जिसका यमराज था 27 साल का उदयवीर राठौर, जिसे लोग यूवी के नाम से भी जानते थे। वो एक जीता जागता शैतान था जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। वहीं उस महल के बेसमेंट में एक उबलते हुए तेल के ऊपर एक आदमी उल्टा लटक रहा था, जिसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे अपने ठीक सामने किसी शैतानी लोग के राजा की तरह बैठा एक शख्स दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसके मुंह से चीख के साथ निकला, बॉस बॉस मुझे माफ कर दो, बॉस मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, सच में मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनते ही वहां बैठा इंसान उठकर उस आदमी के पास आया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कितने पैसे लिए? आदमी, जो कि उस घर का एक सिक्योरिटी गार्ड था, बोला, नहीं 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 बॉस, नहीं बॉस, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, सच में मैंने कोई पैसे नहीं लिए। ये सुनते ही उस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही आदमी बोला, बॉस बॉस 20 करोड़ 20 करोड़। तभी उस आदमी के सामने खड़े शख्स ने अपने हाथ ऊपर किया और 2 उंगलियां उठाकर कुछ इशारा किया और खुद कुछ 2 कदम पीछे हो गया। तभी एक छपाक की आवाज के साथ उस आदमी की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगी। वहां खड़ा वो शख्स जिसने एक काला ओवरकोट पहना हुआ था, वो कोई और नहीं उदयवीर था। लेकिन इस वक्त वो किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। तभी वो मुड़ा और बाहर निकलते हुए अपने राइट हैंड, जिसका नाम सूर्य था, उससे बोला, उस लड़की का कुछ पता चला? सूर्य ने कहा, नहीं बॉस, अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके बाप का पता चला, जो यहाँ जयपुर में पिछले कई सालों से एसआई के पोस्ट पर काम कर रहा है। कहो तो उसे उठा लूं? यूवी, नहीं अभी नहीं। ये कहते हुए यूवी ऊपर अपने कमरे में चला गया। आखिर किसे ढूंढ रहा है यूवी और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए तो नहीं तो कोई नहीं। एपिसोड 2 तो नहीं तो कोई नहीं। यूवी अपने राइट हैंड सूर्य से बात करने के बाद ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही रूही अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। कुछ ही देर में रूही अपने बालों को तौली से पूछता हुआ बाथरूम से बाहर आया और सीधा अपने बेड के पास बने एक छोटे से डोर से एक छोटा सा झुमका निकालकर उसे देखने लगा। पूरा कमरा एक डरावने अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ एक स्टूल लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी सीधे यूवी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण वो बेहद जुनूनी और खतरनाक लग रहा था। कुछ देर झुमके को ऐसे ही देखने के बाद यूवी बोला, 2 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, सिर्फ ये झुमका ही मेरा सहारा बना हुआ है। लोग कहते हैं उदयवीर राठौड़ के पास दिल नहीं है, या यूं कहे कि वो पत्थर दिल है। यूवी एक सनकी सी हंसी हंसते हुए बोला, पर उन्हें क्या पता, इस पत्थर को मोम बनाने वाली आग 2 साल पहले तुमने लगाई थी। तुम्हारी बस एक वो झलक, मेरा सब कुछ बदल गई, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरा सपना, सब कुछ। अब मुझे कुछ नहीं दिखता सिवाय तुम्हारे अलावा। यूवी झुमके को अपनी आंखों के पास लाते हुए बोला, तुझे मेरे पास आना है, तेरा हर रास्ता, तेरी हर सांसें सिर्फ मुझ तक खत्म होगी। बहुत हुआ, पर अब और नहीं मेरी जान। अब तक तो मेरी यादों में थी, पर अब जल्द ही मेरी नजरों के सामने होगी, बहुत जल्द। ये कहते हुए यूवी ने उस झुमके को अपनी मुट्ठी में खींच लिया। दूसरी तरफ शाम का वक्त, रूही रसोई में अपना काम कर रही थी। क्या बात है, 2 साल में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। रसोई के गेट से सटा वैदिक अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोला। रूही, जो बर्तनों को साफ कर रही थी, एकदम से घबरा गई, जिससे उसके हाथ से शीशे का गिलास छूटकर सिंक में गिर गया और टूट गया। रूही और घबरा गई। रूही ने डरते घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वैदिक बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। रूही की मानो सांसें ही रुक गई। भैया भैया आप, रूही ने मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में कहा। तभी, भैया, कितनी बार बोला है तुम्हें, भैया मत बोला करो, मुझे तो तुम्हारा सैया बनना है। वैदिक रूही के गले को हल्का सा छूते हुए बोला। रूही ने वैदिक का हाथ झटकते हुए बोला, छी, आप मेरे सगे चाचा के बेटे हैं, मैं बहन हूँ आपकी, खुद की बहन के बारे में ये सब सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वैदिक ने रूही के जबड़े को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, बहन? कौन सी बहन? मैं कोई तेरे सगे चाचा का बेटा नहीं हूँ, मुझे गोद लिया गया था। और तू कौन जानता है तुझे, कौन मानता है तुझे? तू तो अपनी माँ को खा गई थी ना, कोई नहीं अपनाएगा तुझे इस कलंक के साथ। एक तो मैं तेरी जिंदगी को संवारना चाहता हूँ, ऊपर से तू बकवास कर रही है।
गिलास टूटने की आवाज से शीला देवी रसोई में आई तो दोनों को इतने करीब देखकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? ये क्या टूटने की आवाज थी? वैदिक शीला की आवाज सुनकर एक बार तो घबराया, लेकिन फिर चेहरे पर गुस्सा लाकर बोला, देखो माँ, इसने गिलास तोड़ दिया और फिर मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या गिलास तोड़ दिया? शीला देवी चीखते हुए बोली, अरे करमजली, अपनी मनुष्यत से इस घर को भी आग लगा दे। और जोरदार थप्पड़ रूही के गाल पर जड़ दिया। रूही, सॉरी सॉरी चाची, वो गलती से हो गया। सॉरी गई भाड़ में, इसे साफ कर और ये गिलास तेरे बाप से लूंगी। यह कहते हुए शीला देवी वैदिक को अपने साथ ले गई। रूही अपने आंसुओं को पूछते हुए खुद से ही बोली, हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो मुझे ऐसी जिंदगी मिली? इससे अच्छा मैं पैदा ही ना हुई होती। और अपना काम करके अपने कमरे में चली गई। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 3 कमरे, रसोई और एक मीडियम साइज का हॉल। 3 कमरों में से एक स्टोर रूम था जिसको रूही यूज करती थी। वैदिक का कमरा, बाकी 2 कमरों में से एक कमरा वैदिक का था और एक कमरा शीला देवी का था और एक छोटा सा हॉल था। वैदिक के कमरे में वैदिक अपनी शर्ट के सारे बटन खोलकर अपने हाथों को फैलाकर बेड पर लेटा हुआ था। तू तो और भी खूबसूरत हो गई है, अब मैं खुद को कैसे रोकूं? और तभी एकदम से उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। साली, मुझे भाई बोलती है? मैं बताऊंगा तुझे, किसी न किसी दिन तो तू अकेली मिलेगी ना। दरअसल शीला देवी को कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसने अपनी बड़ी बहन का बेटा जब वो 10 साल का था तब उसने गोद ले लिया, जिसका नाम पहले रुद्र था, लेकिन शीला देवी ने अपने पास लाकर उसका नाम वैदिक रख दिया। वैदिक जब से इस घर में आया था तब से उसकी नजर रूही के लिए बेहद गंदी थी। वैदिक उठकर बालकनी में गया और जाकर एक सिगरेट जलाई और उसके लंबे लंबे कश भरने लगा और सीधा चांद को देखने लगा। शीला देवी का कमरा। शीला देवी बेड पर लेटी आराम कर रही थी, तभी उनके फोन की बेल बजी। शीला देवी ने देखा तो नीलेश जी का फोन था। नीलेश दास, रूही के पापा। शीला देवी ने चिढ़ते हुए फोन उठाया। हेलो जी नीलेश जी, शीला देवी ने बनावटी हंसी के साथ बोला। कैसी हैं आप? घर पर सब ठीक है? नीलेश जी बोले। हाँ हाँ सब ठीक है, आप सुनाइए, कैसे फोन करना हुआ, कोई काम था क्या? जी मैं कल घर आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि रूही को अब अपने साथ जयपुर ले जाऊँ। रूही की 12वीं हो गई है तो मैंने सोचा कि उसे कॉलेज में एडमिशन दिला दूं और कुछ समय मैं अपनी बेटी के साथ भी गुजार लूंगा। ये सुनते ही शीला देवी का मुंह बन गया और वो बोली, क्या जरूरत है कॉलेज में पढ़ाने की, अब तो हाथ पीले कर दो इसके, कहीं वो बोझ भी मेरे ऊपर ना आ जाए। ये सुनते ही नीलेश जी दुखी हो गए और बोले, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बेटी की शादी खुद करूंगा, लेकिन पहले उसके सपने पूरे होते हुए देखना चाहता हूँ बहन जी। शीला देवी बात को बीच में काटते हुए बोली, देख लेना, कहीं इस चक्कर में अपने आप ही ना पूरे हो जाओ, और फोन काट दिया। दरअसल नीलेश जी को दिल की बीमारी थी और उन्हें पहले एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। नीलेश जी अपने मन में बोले, मैं अपनी बेटी के सपनों को जरूर पूरा करवाऊंगा। मीरा, अगर तुम जिंदा होती तो आज मेरी बेटी ऐसी जिंदगी नहीं जीती। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन बस अब और नहीं, मैं कल ही अपनी बेटी को अपने साथ जयपुर ले आऊंगा और यहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज में नाम लिखवाऊंगा। रूही पढ़ाई में काफी अच्छी थी, वो पढ़ लिखकर एक टीचर बनना चाहती थी। क्या रूही के पापा उसे जयपुर ला पाएंगे? क्या यूवी को वो झुमके वाली लड़की मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए तू नहीं तो कोई नहीं।